हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स द लर्निंग एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज मैं फिजिक्स के मॉडल क्वेश्चंस जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले उनके सेट 2 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो जिनका फर्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कीप एट ए डिस्टेंस आर एग्जर्ट्स ए फोर्स अपॉन ईच अदर इफ द चार्जेस आर हर्ब एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्जेज। जब वो दोनों चार्ज को आधा कर दिया जाएगा और उसके दोनों चार्जेज के बीच के दूरी को डबल कर दिया जाएगा, तब नया फोर्स कितने होंगे। तो चलिए उनको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम सब क्या जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स F इक्वल टू Q1, F इक्वल टू होता है हमारा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है 1/4πε0। तो हमारा आ जाएगा 1/4πε0। Q1 का चार्ज का आधा कर दिया जाएगा, माने मीन्स Q/2 और Q/2 और दोनों के बीच की दूरी को डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 2r का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि आपका जो नया फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका F/16, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट कौन सा है। ये आपका यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यूटन पर कूलम। इकाई चार्ज पर लगने वाला बल को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तीसरा नंबर है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एक्सपीरियंस। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तब क्या लगता है, ये टॉर्क लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 जूल पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तब क्या होता है, उसके इंक्रीज होता जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सेट 1 का भी क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 7वां नंबर आते हैं। चलिए, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल पर क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का वैल्यू जीरो होता है। अगला नंबर है 8 नंबर, व्हिच वन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। जो कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर रहता है वो किसके बराबर नहीं होता। हम जानते हैं कि एनर्जी बराबर क्या होता है, ई इक्वल टू 1/2 सी वी के स्क्वायर। ये आपका 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर आप वी का वैल्यू रखिए 1/2 इंटू सी वी इक्वल टू Q/C। इसका स्क्वायर हो जाएगा Q²/C², एक सी कटेगा तो आपका आ जाएगा 1/2 Q²/C। ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा में क्या देखते हैं। चलिए, हमारे जानते हैं 1/2, अब सी का वैल्यू डालिए, सी इक्वल टू Q/V, और यहाँ पे V², एक भी कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1/2 QV। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 9 नंबर पर आ जाता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो उसका कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 10 नंबर आते हैं, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसियन लो इज कॉल्ड। गॉसियंस लो में कौन सा सरफेस लेते हैं, तो उसमें गॉसियन सरफेस को एजुम्सन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला 11 नंबर में, एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन ऑफ इट्स फेसेज विल बी। देखिए,
कोई भी चार्ज को किसी भी सरफेस के इनक्लोज कर देता है तो उससे सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता है Q/ε0। और यहाँ पे सरफेस कैसा लिया जो क्यूबिक सरफेस क्यूब के फॉर्म में लिया है, तो क्यूब में 6 सरफेस होता है, तो यहाँ पे एक सतह से निकलने वाले फ्लक्स को लेना है, तो वहाँ 6 फ्लक्स है, तो एक सरफेस से निकलेगा आपका 1/6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 1 Q/6ε0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर में ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। ओम्स लॉ कौन फॉलो करता है? ये कंडक्टर की ओर फॉलो होता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आपका नॉनोमिक कंडक्टर ये आपका सेट 1 में था, उसमें से सिलिकॉन था, ऑप्शन नंबर सही। तो कभी कभी एग्जांपल में दे देता है, कंडक्टर का एग्जांपल डाल देगा और बीच में एक सेमीकंडक्टर एग्जांपल डाल देगा, तो वहाँ से क्वेश्चन को वेरी कर देता है। हालांकि कॉन्सेप्ट यही है, इसी के ऊपर 5 सेट है। अगला है आपका 13 नंबर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ किरचॉफ जंक्शन लॉ को क्या बोलते हैं? किरचॉफ पॉइंट्स लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट्स लॉ भी बोलते हैं। ये भी आपको जानना है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। किरचॉफ रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ किरचॉफ का जो रूल है, जो वोल्टेज रूल है, वो किसके कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है? वो आपका एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 16 नंबर, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। जो मटेरियल का रेसिस्टिविटी हो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो कंडक्टर बना होता है उसके मटेरियल के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके डायमेंशन के ऊपर। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर, टेम्परेचर। 17 नंबर है, इफ एंड सेल्स ईच ऑफ EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then the total EMF and the internal resistance will be। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। आपका इक्विवेलेंट EMF निकालते हैं, E इक्विवेलेंट, तो ये आपका हो जाएगा E/R प्लस E/R प्लस डॉट 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 E/R। ये कितने है? N नंबर का है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/, क्योंकि पैरेलल में तो ये 1/R यहाँ से आ जाएगा NE/R डिवाइडेड बाय N/R, दैट इक्विवेलेंट टू आ जाएगा आपका NE/R इंटू R/N। R से R खत्म, N से N का होता, तो ये इक्विवेलेंट कितना आ गया? E। और जो आपका R इक्विवेलेंट निकालना है, रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट, वो आपका आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 1/R, तो ये आपका आ जाएगा N/R। इसको उलट दीजिएगा, R इक्विवेलेंट R निकल जाएगा, तो आपका ये इसका वैल्यू कितना निकलेगा? R/N। तो आपका देख लीजिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में है E और R/N, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर में, द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगानीज इज, ये क्या होता है? नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक रेसिस्टर होता है उससे इक्विवेलेंट रेसिस्टर कम होता है और सीरीज में ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर में, इन एंड Whitehead bridge, if the battery and galvanometer are interchanged, then the डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। जब बैटरी और गैल्वेनोमीटर का प्लेस को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो गैल्वेनोमीटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर डिफ्लेक्शन कैसा आता है? तो उसमें नॉन जीरो आता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, यानी कि नो चेंज। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर, द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट आर। देखिए पैरेलल करंट क्या करता है? वायर को अट्रैक्ट करता है, और एंटी पैरेलल रिपेल करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी से रिलेटेड था आपका सेट 1 में।
22 number, a charged particle is moving on a circular path with velocity v in a uniform magnetic field v. If the velocity of the charged particle is double and a strength of magnetic field is half, then the radius becomes, तो उसके रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए देखते हैं। हम सब क्या जानते हैं कि उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से आपका v से v कट जाएगा, एक भी कट जाएगा, और साइन 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्यू बी इक्वल टू एम वी बाई आर। यहाँ से r कितना, r का वैल्यू किया है एम वी बाई क्यू बी, b को किया आधा किया और v को डबल कर दिया, तो ये आपका कीजिएगा 4 एम वी बाई क्यू बी, यानी कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 23 नंबर, द असाइनमेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का असाइनमेंट किया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। होएवर डी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सलेट, साइक्लोट्रॉन किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक्सलेट करने के लिए, तो पॉजिटिव आयन को एक्सलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस के लूप के उसके सेंटर पर लगने वाला v का वैल्यू कितना होता है। चलिए हम सब क्या जानते हैं, हम सब क्या जानते हैं, v इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर। तो म्यू 0 बाई 4 पाई आ जाएगा आपका, आई डी एल का वैल्यू कितना 2 पाई आर स्क्वायर, आर से आर ख़त्म, सॉरी आपका कैमरा ऑन करना ही भूल गए थे, चलिए समझा देते हैं। b का वैल्यू कितना है, v इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। तो डी एल की स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट है ऑफ सर्कुलर पाथ, और यहाँ से हो गया म्यू 0 बाई 4 पाई आई 2 पाई आर हो जाएगा पूरा लूप का सरकमफ्रेंस, तो आर से आर ख़त्म हो जाएगा एक आर, तो म्यू 0 बाई 4 पाई आई 2 पाई बाई आर, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करिंग कंडक्टर इज डबल, व्हाट इज बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन द कंडक्टर, कंडक्टर 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सब उतना बताने के लिए ज़रूरत नहीं है। 27 नंबर, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑन फोर्स वाइल मूविंग थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, जब फोर्स एक्सपीरियंसन नहीं करता है, जब वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे मोशन करता है, एक चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 28 में, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साउथ टू नॉर्थ होता है। 29, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट द प्लेस, किसी जगह पर जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल कौन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अगला 30 नंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किससे वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये आप अनुभव भी करते होंगे। 31 में, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस, उस प्लेस पर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। हम सब क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर BV बाई BH, तो इस कितना दिया है, BV का वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ BH, और तो √3 की tan के कौन सा एंगल का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला नंबर है, चलिए
लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेंज लॉ किसके कंजर्वेशन के ऊपर आधारित है? वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एनर्जी। 33 द EMF इंड्यूस्ड इन ए कोयल, जो कोयल में EMF इंड्यूस होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या होता है? जो EMF होता है E इक्वल टू माइनस d∅/dt होता है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा d∅/dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 34 देखते हैं, द एसाइनिड म्यूचुअल इंडक्टेंस इज म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको एम से डिनोटेड किया जाता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। याद रखिएगा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का दोनों का एसआई यूनिट हेनरी होता है। 35 द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू विल बी, जब सरफेस के पैरेलल होता है, समांतर होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तब उस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि सरफेस से होकर गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, तो वो देख लेते हैं। चलिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स इस कैसे डिनोटेट करते हैं? बी डॉट लेते हैं, आपका B.A लेते हैं, और जो आपका ए का डायरेक्शन वो 90 परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो BA कॉस कितना होगा? 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है, यानी कि पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो फ्लक्स उससे गुजरने वाले कितना होंगे? वो 0 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए धन्यवाद।